बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज बड़ी अहम गुफ्तगू की है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। जिस सांप को दूध पिलाकर पाला उसने 9 मई को डस लिया। इक़्तिदार छीनने पर एक शख्स ने रियासत को यरगमाल बनाने की कोशिश की। सियासतदानों पर पहाड़ टूटा मगर रियासत को चैलेंज नहीं किया गया। बहुत अहम जो है वो गुफ्तगू की है ख्वाजा आसिफ साहब ने, इस पर होगी बात। उसके अलावा हम बात करेंगे जी पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से। ये सवाल जो है वो सामने आ रहा है और उठाया भी जा रहा है कि जो लोग अब उस पार्टी में शामिल हुए हैं तो क्या उनके अगले पिछले सारे दाग जो हैं वो धुल जाएंगे इस पार्टी में शामिल होने से, या फिर उनके लिए और चैलेंजेस जो हैं वो उनको दरपेश हो सकते हैं। जहांगीर तरीन और मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात जिसके हवाले से जो है वो कहा जा रहा है कि लंदन में होने वाली है। मियां साहब से भी सवाल पूछा गया लेकिन उन्होंने उस सवाल को कमाल खूबसूरती के साथ जो है वो अवॉइड किया है। फिर वज़ीर आज़म साहब ने आज रूसी तेल के हवाले से एक और बात कही और वो ये कि तेल आलमी मंडी के मुकाबले में $15 सस्ता है। एक अच्छी खबर है। IMF ने आइंदा माली साल के बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। इस पर भी हम करेंगे बात। IMF जो कि इस बजट से बिल्कुल खुश नज़र नहीं आता और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारा जो मुआहदा है IMF के साथ वो भी खट्टाई में पड़ा हुआ है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फिर से पुरुमीद नजर आते हुए कहते हैं कि ये उम्मीद है कि मुआहदा जो है वो IMF के साथ जल्द तय पा जाएगा। डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है जो कि एक और अच्छी खबर है। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद जो है वो सस्ता हो गया है। इसके अलावा बात होगी मेयर कराची के हवाले से, जहाँ पर जो है 15 जून को मेयर कराची का इंतखाब नंबर गेम जो है वो दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार करती हुई हमें नज़र आ रही है। कौन किसको दावत दे रहा है कि हमारे साथ जो है वो एक मुआहदा कर लिया जाए या पार्टनरशिप हो जाए। लेकिन जो पार्टनरशिप भी हो हम दुआ गो हैं कि वो कराची के आवाम के लिए एक बेहतरीन पार्टनरशिप हो कि उसमें काम भी और जो है उसका विजन भी हो। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। बुखारी साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ताबड़तोड़ हमलों से मेरे ख्याल में आगाज़ कर लिया जाए तो गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। मेरे ख्याल से आज की जो तकरीर जो है इसके बहुत सारे आस्पेक्ट हैं, लेकिन जो एक आस्पेक्ट है उसके ऊपर मेरे ख्याल से हमें फोकस करना चाहिए थोड़ा सा। मैं आज कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा ऊंचा बोलने की, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये गिला है कि मेरी आवाज़ बहुत कम होती है और वो बाज़ औक़ात सुनाई नहीं देती। कोशिश करता हूँ आप जितना ऊँचा बोलने की। जी देखिए जनाब, गुजारिश ये है कि वज़ीर दिफा साहब ने यानी ख्वाजा आसिफ साहब जाने जाते हैं बहुत टेढ़ी तकरीरें करने के लिए। अगर आपको याद हो, बहुत अरसा नहीं गुजरा है जब उन्होंने एक बड़ी ताबड़तोड़ किस्म की तकरीर झाड़ी थी इसी फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। याद है? बिल्कुल याद है। आज की उनकी तकरीर के 2-3 फोकस हैं। पहला जो फोकस है वो है अदलिया पर। तो मेरे ख्याल से ज़रा उसकी बात आज थोड़ी सी तफसील से कर ली जाए कि सब पर तनकीद होती रहती है, मीडिया के ऊपर बड़ी लान तान भी होती है, बड़ी खिंचाई भी होती है। इसी तरह से फ़ौज के ऊपर कई एतबार से कभी मीडिया बरस पड़ता है, कभी सियासतदान बरस पड़ते हैं। लेकिन अदलिया जो है, जो मेरे ख्याल से आज जिस नहज पर हम पहुँचे हुए हैं उसकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार जो है वो अदलिया है, उसकी बात बहुत कम हुई है। आगाज़ करते हैं जी। पाकिस्तान की तारीख़ को ज़रा उठा के देख लीजिए कि सियासतदानों की जो गत बनाई है अदलिया ने, वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, ना उसके ऊपर कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने की ज़रूरत है। कभी तो किसी को ऐसा इख्तियार दे देते हैं कि 3 साल तक वो अपनी मर्ज़ी से आइन में जो मर्ज़ी खलवाड़ कर ले, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। ये वो वाक़या और सानेहा है जो दुनिया की तारीख़ में 216 के करीब ममालिक हैं, कहीं और ना हुआ है ना कभी होगा। लेकिन हमारे एक और चीज़ मौजूद है ना, उसका नाम नज़रिया ज़रूरत है। जी, मैं उस नज़रिया ज़रूरत किसकी ईजाद है? वो इन्हीं की ईजाद है। उसके तहत जो भी मैं अगर इसके ऊपर बात करने बैठा ना जी नज़रिया ज़रूरत के ऊपर, तो बात बहुत बढ़ जाएगी और सारा वक्त हमारा इसमें चला जाएगा, क्योंकि इसकी भी दास्तान बहुत लंबी है। हम ज़रा ताज़ी बातें गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, आजकल भी अदलिया ने काफ़ी बैंड बजाई हुई है इसकी, यानी सियासतदानों की, और मिट्टी पलीत की जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। जनाब, आज ख्वाजा साहब ने कहा कि ये अदलिया जो है 3 वज़ीर आज़म खा गई। एक वज़ीर आज़म जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था उसको इन्होंने फांसी दे दी। कैसे मुकदमे में जिसमें ना उसका कोई कसूर था, ना वो उस शहर में मौजूद था, ना वो किसी के साथ उसका कोई ताल्लुक अदलिया साबित कर पाई। सही। लेकिन उसको फांसी चढ़ा दिया इन्होंने। पूछा किसी ने
जजों ने इनफरादी तौर पर तो माफ़ी मांग ली, लेकिन क्या अदलिया ने उस मुकदमे में फैसला करके अपनी गलती का इदराक किया? किसी प्राइम मिनिस्टर को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, 2/3 मेजॉरिटी वाले प्राइम मिनिस्टर को टांग देना छोटी बात है? कहीं और सुना आपने ऐसा हुआ हो? एक बात। दूसरी बात, दूसरे प्राइम मिनिस्टर को आपने इसलिए घर भेज दिया कि उसने आपके कहने पे एक खत नहीं लिखा। आप जरा अंदाजा फरमाएं। इस तरह तीसरे प्राइम मिनिस्टर, एक जो खत ना लिखने वाले थे वो यूसुफ रज़ा गिलानी और दूसरे राजा परवेज अशरफ। वो भाई आप कर क्या रहे हैं? क्या कोई पूछने वाला नहीं है आपको? क्या आप किसी ज़ाब्ते, किसी कानून की गिरफ्त में नहीं आते हैं? आगे चलिए जनाब। बिल आखिर थोड़ी सी गुंजाइश पैदा हुई, थोड़ा सा होश आया पार्लियामेंटेरियंस को। उनका कुछ कानून ऐसे बनाएं ताकि इनका कुछ इख्तियार जो है वो रेगुलेट हो जाए, ख़त्म नहीं हो जाए, रेगुलेट हो जाए। आज ख्वाजा आसिफ ने इस तरफ भी इशारा किया है कि कोई 2000 पता नहीं कितने अरब के जो टैक्स डिफॉल्टर्स हैं उनके केस आपके पास पड़े हैं, उसके लिए आपके पास वक्त नहीं है। क्योंकि वो जिन्होंने इतना माल देना है वो आपको पता है कौन से रास्ते इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी थोड़ा सा। पनामा केस एक और गले में तौक है हमारी अदलिया के। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, पनामा केस एक शख्स के खिलाफ नहीं था, उसमें 284 नाम थे। क्या सिर्फ कसूर एक ने किया था? बाकी 283 से किसी ने पूछा? क्योंकि उसमें जजेस भी थे, उसमें जनरल्स भी थे, उसमें सहाफ़ी भी थे। क्यों? ये पिक एंड चूज का इख्तियार आपको किसने दिया है? आप ये करते रहे हैं। और आपने क्या नहीं किया है? मैंने कहा ना कि मैं अगर तफसील में जाऊंगा तो अच्छा अबू कायस साहब, फिर अब होगा क्या? मतलब नहीं, मैं आपको टालने नहीं दूंगा बात। इनके बारे में आज पूरी करेंगे। इसी हवाले से बात करना चाह रही हूँ कि अब आगे फिर क्या होगा? नहीं, मैं आगे तो तब आएंगे ना हम, ताकि मैं तारीख बयान कर लूँ पूरी। आप ना जी हाँ, आप आगे देखिए। एक शख्स जो है वो साइफर लहराता है, कहता है अमेरिका ने मेरी हुकूमत साजिश के तहत गिरा दी है, और उसमें यहाँ के मीर जाफर, मीर सादक, पता नहीं क्या क्या हैं, याद है? सही है। चलिए जी, उसके बाद उस साइफर के ऊपर एक खत लिखा था इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को। क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने उस पर? जब झूठ पकड़ा गया, जब मसूफ ने खुद कहा कि नहीं 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 वो साजिश अमेरिका की नहीं थी, वो तो मकामी साजिश थी। वो इंपोर्ट नहीं हुई थी, एक्सपोर्ट हुई थी। तो उसमें बुखारी साहब क्या अदालत को मिसगाइड करने का भी एक जो मैं कह रहा हूँ ना कि अदालत को झूठ, चलिए झूठ तो कोई भी मुजरिम बोलता है, लेकिन आपने उसका झूठ खुलने के बाद एक्शन क्या लिया? वैसे तो आपको सुओ मोटो टिकने नहीं देता, आपने इसका क्या किया? आगे आ जाइए जनाब। 6 महीने पहले हमला हो गया जनाब उनके ऊपर वजीराबाद में। ठीक है जी, उन्होंने ना तो JIT मानी, ना उस वक्त की FIR मानी, फिर उन्होंने अपनी मर्जी की JIT बनाई, फिर अपनी मर्जी की JIT के जो दीगर मेंबर थे, एक को छोड़ के जो इनका इनकी सरपरस्ती में जी रहा था, उन सब ने कहा कि वहाँ 3 शूटर नहीं थे। आपने उसको भी नहीं माना। गोलियां खा के आपने टांग का प्लस्तर 6 महीने उतरने नहीं दिया। जब आपको रेंजर ने पकड़ा, आप दौड़ने लग गए। तो जो 31 नहीं बल्कि 41 पेशियों पर आप उस प्लस्तर का बहाना बना के नहीं गए, कोई कान पर जूं रेंगी अदलिया के? ये केड़ा इंसाफ हो रहा है जी? डू यू कॉल इट जस्टिस? अभी तो आप हैं बैठे हुए हैं खुद वहां, जब आप नहीं होंगे तो इसकी बाज़गश्त सुनी जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर ये वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन इस कानून की हो जाती है, रिव्यू का जो एक राइट है, जब वो मिलने के बाद जब केसेस खुलेंगे, पंडोरा बॉक्स क्या क्या खुलेंगे, और फिर आपको नहीं लगता कि उससे पहले ही मेरा ख्याल है कि अपनी गलती को तस्लीम करके जो है वो कर लेना चाहिए, अब बजाय इसके कि दोबारा से रिव्यू में वो केसेस जाएं और उसके बाद फिर जो है एक और गंद हो? ना, एक और गंद नहीं, बहुत सारा गंद निकलेगा। देखे ना, बात ये है कि 16 जजेस हैं, 17 जजेस होते हैं। पिछले काफ़ी सारे अरसे से 15 काम कर रहे हैं, 2 जजेस नहीं हैं। अच्छा, उन 15 में से जितने बेंच बने हैं वो 5 जजेस जो उनकी मर्जी के हैं, हर एक बेंच के वो जितने इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल केसेस गए हैं, जितने इंपॉर्टेंट करप्शन के केसेस गए हैं, उन सब में वही जजेस हैं। अब आप सुन रहे हैं ना क्या क्या चीज़ें बाहर आ रही हैं। किसी का दामाद रिश्वत लेके केसेस सेट करता था, जो वकील है बजाते खुद, मैं नामों पे जाना नहीं चाहता हूँ। किसी चीफ जस्टिस के बेटे जो हैं वो यहाँ पर MM आलम रोड के ऊपर जुमा बाजार लगाते थे केसेस का। आज माल दो, सुबह केस का फैसला। किसी ने पूछा?
ये मुल्क भी किसी एक मुफाद परस्त के बाप का नहीं है, ये पाकिस्तानियों का मुल्क है। इसके अंदर इतनी अंधी नहीं मिच सकती, नहीं मिचने देनी चाहिए। मुझे रोक ले, वरना मेरी ज़ुबान से पता नहीं क्या क्या निकलेगा। आज मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता, अदलिया का मेरे दिल में बहुत एहतराम है, मैंने अपने पूरे कैरियर में अदलिया को कभी तनकीद का निशाना नहीं बनाया, लेकिन जो एक्यूमुलेटेड इफेक्ट है इसका, वो अदलिया के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा है। उसको हमारे जजेस को ही कॉन्शियस होके उसको साफ करना होगा। एग्जैक्टली, मैं अगर आप सही सिम्त में सही फैसले कर लेंगे, जाते जाते कर जाएं। हाँ, मैं यही कहने लगी थी कि इदारे की साख को बचाने के लिए इदारे के अंदर से ही जो है निकलना चाहिए, सामने आना चाहिए, क्योंकि उससे अपना इदारा ही जो है वो इस तरीके से उसके ऊपर। अब एक छोटी सी बात रह गई, अगर आप मुझे इजाज़त दें उसकी, ये जो कानून बना था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला, वो भाई जजों ने मुतालबा किया इसका, वकला ने मुतालबा किया इसका, सिविल सोसाइटी के लोगों ने मुतालबा किया इसका, सुप्रीम कोर्ट के साबका जजों ने मुतालबा किया इसका, आपने मुअत्तल कर दिया उसको। और फिर आपने एक जगह ये भी कहा, यानी ये तासुर दिया कि ये आप नहीं, हम खुद कर लेंगे। ये भाई आप क्यों खुद कर लेंगे? पार्लियामेंट होती काहे के लिए है? लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ने करनी है कि अदलिया ने करनी है? सही है। बुखारी साहब, बहुत कुछ था, मेरे ख्याल में आप इस इशू को लेकर थोड़े जज्बाती हो गए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मुझे बताइए कि ये कोई सवाल अभी उठ रहा है कि ये कोई ड्राई क्लीनिंग मशीन है कि जो इसमें दाखिल हो जाएगा वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा, अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे? तो क्या लगता है आपको, बड़े, क्योंकि इस वक्त फोकस में है, नई पार्टी है, ऑब्वियसली कंटेस्ट भी करेगी, बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हुए हैं, तो पहले काफ़ी एक्टिव थे। पहली बात तो ये है कि ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, इसकी तश्कील पर ही सवाल उठ रहे हैं। आपको पता है बहुत सारी बातचीत इसके हवाले से हो रही है, कोई इसको कोई पार्टी कह रहा है, कोई इसको कोई पार्टी कह रहा है, मुख्तलिफ नाम दिए जा रहे हैं इनको। पहले भी हो चुका माजी में, पहली दफ़ा नहीं बनी है इस तरह की, जो एक पार्टी से माइग्रेटरी बर्ड उठ के जाते हैं। पीटीआई कैसे तश्कील पाई थी आपको नहीं पता? याद नहीं है आपको? सही। तो ये तो समझ आ रही है लोगों को क्या हो रहा है। लेकिन इसके अंदर जितने भगौड़े हैं पीटीआई के, वो ये समझते हैं कि ये मुश्किल वक्त है आजकल पीटीआई पे, ये ज़रा चुप करके बैठ के जहांगीर तरीन साहब की छतरी में गुजार लेते हैं। जो ही अच्छे दिन आएंगे पीटीआई के, उड़ेंगे, उड़ारी मारेंगे, दोबारा वापस चले जाएंगे। उनको ये पता नहीं है कि ये मौका बहुत कम आएगा, इसलिए कि मेजॉरिटी लोग जो इसमें बैठे हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। क्रिमिनल रिकॉर्ड जब मैं कहता हूँ, वो ये 9 मई के वाक़यात में उनका कोई ना कोई रोल है। अल्टीमेटली जनाब फवाद चौधरी साहब को कॉल आ गई है ना कि जनाब ज़रा अपने ज़ामनों समेत आ जाए ज़रा एटीसी में, नहीं तो फिर इट्स अ साइन ना कि वो नहीं गुनाह धुलने वाला। ये बारी सबकी आनी है, ये बारी सबकी आनी है, किसी की बचत नहीं होनी है। इसलिए कि अगर आपको याद हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक तकरीब से खिताब करते, फौजी तकरीब थी वो, उससे कहा था कि देयर विल बी नो एक्सेप्शन। जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है, जिन्होंने फौज की तजलील का बायस बने हैं, उन्हें जवाब देना होगा, और देना चाहिए जवाब। इसलिए कि इस सारे ड्रामे ने 2-3 तासुर कायम किए जो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। एक ये कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उन्होंने वो तमस्खर उड़ाया है और उस तरह से हीरो बना के पेश किया है इमरान खान साहब को कि उसके फॉलोअर्स ने तबाही फेर दी फौज की। हु विल टॉलरेट इट? आप देख रहे हैं ना, आज भी वहाँ उलमा गए थे, उलमा ने वहाँ जाके जो कहा है वो आपके सामने है। सही है। और दूसरी बात यह कि ख्वाजा आसफ ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो फौज का दुश्मन है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। और जो लाहौर के कोर कमांडर के हवाले से बातचीत होती है, जो हो रही है सारी जगह पे पता है, उनको भी हिसाब देना पड़ेगा, इसलिए कि उन्होंने पूरी सिक्योरिटी को विड्रॉ किया। मैं पहले भी वजाहत दे चुका हूँ, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि गैरिजन्स में हमेशा सिक्योरिटी फौज की अपनी होती है, हत्ता कि ट्रैफिक के निज़ाम के लिए भी उनकी अपनी एमपी होती है। ठीक है, वो आपने विड्रॉ की ताकि सेफ पैसेज मिले उन सब लोगों को जिन्होंने ज़मान पार्क और लिबर्टी में ऐलान किया कि चलिए जनाब उस टारगेट की तरफ। आज हमें शवाहद मिल रहे हैं कि ये सब कुछ जो है ये इमरान खान साहब की नाक के नीचे ज़मान पार्क में हुआ था। तो यानी इसकी तैयारी की गई थी, इसकी ट्रेनिंग दी गई थी, इसका रोड मैप बनाया गया था, इसकी टारगेट्स फिक्स किए गए थे। और ये बड़ी तशवीशनाक बात है ना, जो अंदर के लोग उठ के उस टाइम की चीज़ें बता रहे हैं कि उस वक्त ये ऑर्डर्स दिए गए थे या ये कहा गया था। सादिया सुहेल जी वो अभी जो हाल ही में छोड़ी है उन्होंने,
उन्होंने क्या बयान दिया वो सुना है ना आपने? हाँ जी बिल्कुल, मैंने सुना है कि उन्होंने ही तो कहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये इमरान खान साहब की मर्जी से, उनकी हदायत पर, उनके घर पर हुआ है, जिसमें फौज की जो तंसीबात हैं, फौज के जो लैंडमार्क्स हैं, उनको निशाना बनाया गया है। सही। मुझे नहीं समझ में आती कि और किस गवाही का और किस सबूत का हम इंतजार कर रहे हैं। लिहाजा चाहे वो खान साहब हैं, चाहे वो उनकी नाक के नीचे बैठे हुए उनके पार्टी के दीगर लीडर हैं, जिसने ये सानेहा जो है उसमें जिसका कंट्रीब्यूशन है, उसको अपने हिस्से की सजा भुगतनी होगी। सही। ठीक है, तो बेपना नाम है जो मैं ले सकता हूँ। और आगे एक ब्रेक ले लेते हैं, वहीं यहीं से दोबारा लेकिन अभी बात ये बहुत बात बाकी है। बहुत बात बाकी है और बहुत सारे और इश्यूज पे बड़ी अहम मुलाकात लंदन में होने जा रही है, क्योंकि उसकी कॉन्फर्मेशन जो है वो नहीं दी जा रही है। आखिर उस मुलाकात के अंदर ऐसा क्या होने जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं यहीं से। वेलकम बैक। जी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। एक खबर जो सुबह से ही गर्दिश कर रही है वो ये कि बरतानिया में मुकीम एक पाकिस्तानी यूट्यूबर जिनका नाम आदिल राजा, और यकीनन उनका कंटेंट से आप वाकिफ़ होंगे कि किस किस्म का कंटेंट जो है वो उनकी तरफ से दिया जाता है। उनकी गिरफ्तारी सुबह अमल में आई और अब रिहाई तो उनकी हो चुकी है, लेकिन यकीनन जो है ये एक बड़ी खबर थी। लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि क्या हुआ उनके ऊपर। बुखारी साहब, मेरे ख्याल में इसके ऊपर हम बात कर लें, क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ामात जो हैं वो काफ़ी सीरियस नौयत के थे कि स्टेट के ख़िलाफ़ वो उकसा रहे थे इस तरह की बातें करके, कि जिसकी वजह से ऑब्वियसली एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस थे। ये उनके ऊपर इल्ज़ाम था, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि उनको 8 घंटे हिरासत में रखा गया और उसके बाद जो है वो उनको छोड़ दिया गया। जी, मैंने जिस तरह हम ये जिक्र कर रहे थे कि जो लोग जहांगीर तरीन साहब की पार्टी की छतरी के नीचे जाके बैठ गए और ये समझते हैं कि हमें कोई नहीं पूछेगा, उनकी बारी आ गई है। और इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं और जो हम ख्याल सहाफ़ी हैं, उनकी बारी आ गई है। अच्छा। मोहित पीरज़ादा जो है उनके खिलाफ भी केस जो है वो भी यहाँ पे नहीं है ना, वो भी बाहर है। जी हाँ। और तो अब उन यूट्यूबर्स के ऊपर भी एक्शन होगा जो मुल्क से बाहर है और वो समझ रहे थे कि वो खुद सेफ हैं। एब्सोल्युटली। कोई, मैं कहता हूँ इवन ओवरसीज पाकिस्तानीज़, वो भी अब ये ना समझें कि हमारी बारी नहीं आनी। उनका भी डाटा इकट्ठा होना शुरू हो गया है। अच्छा। और उनके ऊपर भी कानून का हाथ पड़ेगा। ज़रा सा इंतजार करने की ज़रूरत है, ज़रा यहाँ के लोकलों से निबट लें वो, फिर बारी उनकी भी आनी है। जी, ये आपने फरमाया कि आदिल राजा साहब पेशे के एतबार से फ़ौजी हैं और मुझे बहुत हैरत होती है कि कोई भी शख्स जिस थाली में खाता रहा हो उसमें छेद करने बैठ जाए। वो फ़ौज के बंदे थे, उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ जितनी हर्जा सराई बाहर बैठ के की है वो ऐसे लगता था जैसे या वो रा के एजेंट हैं, हाँ। या वो पता नहीं क्या है, कि उनको ना पाकिस्तान का मुफाद जो है वो अजीज़ है, ना उनको अपने पेटीबंद भाइयों की इज़्ज़त और यानी ऑनर से कोई ताल्लुक है। बुखारी साहब, उन्होंने अपनी ज़्यादातर व्यूअरशिप इसी पॉइंट के ऊपर बनाई है कि मैं इनसाइडर था, तो मैं इनसाइड दे रहा हूं। मैं अर्ज़ करूँ ना आपसे एक और, हाँ। ये एक बड़े नेटवर्क के अरकान हैं। हाँ। फैज़ हमीद साहब ने एक पूरा सोशल मीडिया नेटवर्क बनाया था। अच्छा। ये उसके कारकुन कह लीजिए या उसके मोरे कह लीजिए, ये उसके मोरे हैं। ऑफ लेट ये होने लग गया था कि जो कुछ भी आदिल राजा दिन में अपने सोशल मीडिया के ऊपर कहता था, वही इमरान खान साहब रात को वो नाम नेहाद जो कौम से खिताब फरमाते हैं वो उसमें वही सब कुछ जो है वो रिपीट कर देते हैं। इसलिए इन लोगों के ऊपर हाथ पड़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तान का नुकसान हो रहा था। पाकिस्तान ऑलरेडी आपको पता है जिन मुश्किलों में फंसा हुआ है, चाहे वो IMF की है, चाहे वो दूसरे मालियाती आलमी अदारे हैं, और इनके इस प्रोपेगेंडे के तहत जो एक बात साबित होती थी वो ये कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। जैसा आपने देखा कि ये कहा भी गया, IMF की तरफ से भी कहा गया ये कि हम मुआहदा करेंगे उसी सूरत में कि आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। मगर ये लोग जो हैं, ये पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है, जो जितनी है उसको भी जेओपार्डाइज करने के ऊपर लगे हुए हैं। लिहाजा इनके ऊपर हाथ तो पड़ना चाहिए था। ये जो कहा जा रहा है कि वो रिहा हो गए हैं, यकीनी तौर पे वो रिहा हो गए होंगे, क्योंकि वहाँ का कानून जो है वो बाकायदा एक सिस्टम के तहत चलता है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उनकी जान छुट गई है। पाकिस्तान और बरतानिया के बीच अब एक्स्ट्राडिशन का मुआहदा हो चुका हुआ है। अगर कोई भी मुलज़िम एक दूसरे मुल्क को दरकार होगा तो वहाँ की एजेंसीज उसको दूसरे मुल्क के स्पुर्द करेंगी। इसलिए मुझे ये इम्कान दिखाई देता है कि शायद आदिल राजा साहब जो है वो बिल आखिर पाकिस्तान के स्पुर्द कर दिए जाए।
अच्छा जी, ये भी होगा। सही, अच्छा ये भी हो सकता जी। है। सही। अब आप कुछ किसी मुलाकात की बात कर रही थी, जी 2 जी, दफ़ा आपने जिक्र मुलाकात किया जो उसका। है वो उसके हवाले से खबरें तो हम दे रहे हैं, लेकिन वो मुलाकात अभी तक हुई नहीं। एक तो ये तशवीश है, दूसरा मियां नवाज शरीफ साहब से भी पूछा गया मुलाकात का, वो भी गोल कर गए, तो क्या मतलब क्यों नहीं बताया जा रहा, और देखिए, क्या हम बातें होने वाली इस मुलाकात जी में? जी, ये एक बहुत ही यानी जो कहना एक्टिव मेंबर हैं इस नई पार्टी के, उनका नाम है हमीद रोकड़ी साहब, मेजर हमीद रोकड़ी हैं वो। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये जो बात चल रही है कि नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात होगी, बिल्कुल हो सकती है और बिल्कुल होनी चाहिए। उनका कहना ये था कि जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ नई पार्टियों को मिल के काम करने की ज़रूरत है। सही। लिहाजा उन्होंने रूल आउट नहीं किया कि ये मुलाकात नहीं होगी। एक जब यहाँ से तशरीफ़ ले गए थे अपने जहांगीर तरीन साहब लंदन के सफ़र पर, तब भी यहाँ उनकी पार्टी के लोगों ने भी ये तासुर देने की कोशिश की, और ऑन चौधरी साहब जो है उनको भी कोट किया जा रहा है कि यकीनी तौर पर उनके वहाँ मुलाकात का इम्कान है। सही। जो नवाज शरीफ साहब हैं वो चूँकि बहुत मोहतात गुफ्तगू कर रहे हैं आजकल, इसलिए उन्होंने इसको कंफर्म तो नहीं किया, लेकिन अब जो कहते हैं ना शवाहद ये कह रहे हैं कि ये मुलाकात होगी ज़रूर, और इस मुलाकात की जो नतीजा निकलेगा वो यही हो सकता है कि जो आने वाला इलेक्शन है उसमें जिन एरियाज़ में पीटीआई के लोग स्ट्रॉन्ग हैं वहाँ पर सीट एडजस्टमेंट जो है वो हो जाए, जो अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान हैं, और अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है। सही है। लेकिन इससे मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ी नाला है। हाँ बिल्कुल, कल भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं कि उसका नुकसान हो सकता है पीपल्स पार्टी को, जिसकी वजह से वो नाला नजर आते हैं। अच्छा, IMF के हवाले से बात करनी है, टाइम हमारे पास कम है। बड़ी तशवीश का इजहार कर रहे हैं वो, हमारे बजट के ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। आवाम को जो हमने देखा है कि हुकूमत ने कुछ छूट दी है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इस बजट के अंदर, उस पर भी वो काफ़ी रेस्टलेस हैं। तो दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो ये कहते हैं कि उम्मीद है कि मुआहिदा हो जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये दो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वो बार बार अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी मुआहिदा तय पा जाएगा। तो मैं दोनों ही तरफैन जो है उनकी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। IMF ने तो अमेरिका के कहने पे चलना है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। चाहे वो IMF है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो वाशिंगटन से आंख का इशारा आएगा उसके तहत ही उन्होंने फैसला करना है। जो मर्जी हम कर लें, एक तो ये बात समझ लें, और क्या तकलीफ है उनको, वो तकलीफ का नाम है CPEC। सही। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कॉन्फिडेंस है कि जी नहीं ये मुआहिदा हो जाएगा, इसलिए कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो कुछ हमें IMF ने कहा था वो हमने कर दिया। तो उनके कॉन्फिडेंस की जस्टिफिकेशन मौजूद है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट ये है कि जब तक अमेरिका की तरफ से इशारा नहीं आएगा IMF आपके साथ कुछ करने नहीं जा रही है। सही। हमारी मुश्किल ये है कि हम CPEC से वापस नहीं हो सकते, और मैं देख रहा हूँ कि इसके लिए अगर हमें दरीना दोस्ती अमेरिका की कुर्बान भी करनी पड़ी, तो हम चीन को नाराज़ करने का ना सोच सकते हैं ना मुतहम्मल हो सकते हैं। सही। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि चीन की तरफ से हमें अंडरटेकिंग तो शायद स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ हो जाएगा, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूर दी गई है कि जब आपको अमेरिका तनहा कर देगा इकोनॉमिकली, तो हम आपके साथ खड़े होंगे। इसके बहुत सारे इशारे और इसके बहुत सारी गवाहियाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। अच्छा, तो तसल्ली है, यानी ये तसल्ली है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी यहाँ पर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मेयर कराची के हवाले से हमें, जहाँ पर ये मामला जो है वो अभी तक उलझा हुआ है, किसका मेयर बनेगा, कुर्रा किसके नाम निकलेगा, जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा इस ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मेयर कराची का मामला जो है वो अब मेरे ख्याल में किसी तरफ लग ही जाएगा, क्योंकि कल का दिन है इलेक्शन का,
और जो है वो नंबर गेम की सूरत हाल भी काफ़ी दिलचस्प होती जा रही है, कौन किसके साथ मिलेगा, कौन किसको क्या ऑफ़र कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एक ऐसी शायद चीज़ तख्लीक होनी चाहिए, एक ऐसी गवर्नमेंट तख्लीक होनी चाहिए जो कि कराची के अवाम को सूट करे और कराची के अवाम का जो मसाइल हैं उनका हल निकले। बुखारी साहब, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन ये एक और ख़बर पर मेरी नज़र पड़ गई तो मैंने कहा इस पर भी बात कर लेते हैं। डॉलर कैसे नीचे आ रहा है, ये और ये अच्छी खबर है, इस पर हमें खुश होना चाहिए, ये ऐसे ही रहेगा या और नीचे? मेरे ख्याल से इसको और नीचे जाना पड़ेगा, इसलिए कि ये सट्टेबाजों की वजह से बढ़ा था। अच्छा। और अब चूंकि कुछ करेक्टिव मेजर्स लिए हैं हुकूमत ने, इसलिए वो इतना जल्दी नीचे आया है। 7 रुपए कल नीचे गया था, 4 रुपए आज, 2 दिन में 11 रुपए डॉलर नीचे चला गया। और क्या चाहिए आपको? ये तफसील से बात करेंगे किसी अगले प्रोग्राम में, और जाएगा नीचे। अब आ जाए जनाब जमात इस्लामी, जो बात आप कर रही हैं, देखिए गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी जो है उसके पास सीटें ज़्यादा हैं सही जमात इस्लामी के मुकाबले में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट का फिगर क्या है। सही। जमात इस्लामी का ख्याल ये था कि अगर मेरे साथ पीटीआई मिल जाएगी जिसके पास 42 सीट्स हैं तो हम आराम से अपना मेयर बना लेंगे। लेकिन वहाँ जो अमानुल्लाह साहब, जिनका अमानुल्लाह नहीं कुछ नाम था, अरसलान समथिंग, जो इस पीटीआई के जो ग्रुप है उसके जो लीडर है, अमान तो उनके नाम में आता था, इसके ऊपर हमने पहले भी जो है इसी तरह का कुछ नाम उन्होंने कहा कि जी हम तो अब्सटेन करेंगे, हम इलेक्शन में हिस्से नहीं लेंगे। अगर वो वाकयातन ऐसा करते हैं तो फिर तो पीपल्स पार्टी के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स हैं। हाँ। लेकिन इस वक्त जो लास्ट मिनट तकरार चल रही है इलेक्शन से पहले एक दिन, वो ये है कि जमात इस्लामी कहती है कि आप हमें मेयर दे दें और बाकी सारा कुछ ले लें, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, आपके साथ मिलकर काम करेंगे। पीपल्स पार्टी क्या कहती है? वो कहती है आप डिप्टी मेयर का ओहदा ले लें। अच्छा, ठीक है, और लेट अस वर्क। ये एक घुंडी फंसी हुई है। हाँ। शायद देर गए रात तक कोई ना कोई फैसला। वैसे क्या चक्कर है मेयर वाला? दोनों पार्टियां बहुत स्टबन हैं, मेयर की सीट जो है मैं ना पीपल्स पार्टी के आर्गुमेंट को सपोर्ट इसलिए करता हूँ कि जो भी लोकल गवर्नमेंट बनाएगा उसके ताल्लुकात उस सूबे की सूबाई हुकूमत के साथ अच्छे होने चाहिए। अब वहाँ पर हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। अगर मेयर किसी और पार्टी का बनेगा तो ना तो उसको फंड्स आसानी से मिलेंगे, वही कहानी, ना तो वही पुराने वाले फंड्स नहीं मिले, इख्तियारात नहीं है। हाँ वही ना। और जो स्कीम गई है वो अप्रूवल में फंसी हुई है, पेंडिंग पड़ी हुई है, सारा कुछ। सही। कराची नीड्स एक ऐसी गवर्नमेंट या एक ऐसी लोकल गवर्नमेंट जो कराची के मसाइल हल करे, जो इख्तियारात कराची के मसाइल हल करने के लिए फंड्स जरूरी हैं। फंड्स के हसूल के लिए पीपल्स पार्टी का मेयर जरूरी है। ये मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि ये ग्राउंड रियलिटीज है वहाँ। सही। लेकिन जमात इस्लामी बड़ी दावेदार है जनाब वहाँ मेयरशिप के लिए। आपको याद होगा जमात इस्लामी के 2 मेयर्स जो हैं उनमें अब्दुस्तार अफगानी साहब थे एक, और दूसरे थे नेमतुल्लाह खान साहब। इन्होंने बड़ा काम किया कराची के लिए, कोई दो राय नहीं है। यही कराची आज 2 बड़े मसलों से दो चार है। एक पानी का मसला है, पीने का पानी, और दूसरा कचरा, जिसकी वजह से 2 इंच क्या अगर आधा इंच भी बारिश हो जाए तो पानी संभाले नहीं संभलता। इन 2 के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए मैंने कहा कि फंडिंग बहुत ज़रूरी है। फंडिंग आएगी अगर वहाब साहब जो हैं वो बन जाएंगे मेयर। लेकिन वोट का मामला है, मेरे ख्याल इसको कल तक के लिए हम भी इंतजार करते हैं मिलके। मेरे ख्याल में अब इंतजार ही कर लें, क्योंकि बात तो हमने जो है वो इसके हवाले से बहुत कर ली है। हमने रियलिटीज बयान कर दी हैं कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है। सही है, ठीक है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। जाने से पहले भी एक बार फिर से भी विश के कराची के लिए कोई एक ऐसी जो है वो तश्कील पाए, फॉर्मुलेशन कुछ ऐसी हो जाए कि कराची के अवाम के जो मसाइल हैं कम से कम वो किसी तरीके से हल हो जाए। और अगर जमात इस्लामी और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी इकट्ठी हो जाए तो क्या ही बात है। मतलब ये वाला जो मेयर वाला मसला, मेयर और डिप्टी मेयर आपस में शेयर कर लें, वर्क फॉर द पीपल ऑफ कराची। यस ये होना चाहिए। मेरे ख्याल में जो पार्टी छोड़ेगी ना मेयर वाली इस जिद को, वो शायद कराची के अवाम के दिलों में ज्यादा जो है उसके लिए रिस्पेक्ट होगी कि कराची के अवाम के लिए काम करना है मिलके, कराची के अवाम के इंटरेस्ट के लिए। यस एग्जैक्टली। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।